वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ अगले माह उज़्बेकिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में मुमकिन है। SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िद होना है। माना जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और दोनों की मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में हो सकती है। ताहम दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात मुमकिन नहीं है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद से दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। तो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही ये खला अब तक बरकरार है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बीच सीधे तौर पर बाज़ाब्ता कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है उस वाक़े के बाद, और अब ऐसे आसार नुमाया है, ऐसा मुमकिन लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात हो। लेकिन ये मुलाकात भी क्या बाज़ाब्ता मुलाकात होगी या फिर ये कि उस हवाले से मुलाकात होगी जो शंघाई में होनी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इससे दोनों मामलों के बीच जो एक सर्द पड़ा है मामले को लेकर, उसमें कुछ शायद गर्मजोशी आए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बाज़ाब्ता मुलाकात हो। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ऐसे मतलब आसार क्या हैं इस बात के कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में दोनों की मुलाकात हो सके? देखिए विजाल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होंगे और ये उज़्बेकिस्तान में मीटिंग होने वाली है सितंबर के महीने में। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, विदेश मंत्री हैं, जयशंकर और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं, वो आमने सामने थे SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान ही। और हमने ये देखा है कि वहां पर दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड नहीं किया और ये भी बताया जा रहा है कि इनके बीच में प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की गई थी, यानी कि हैंडशेक और ये सब उसमें हुआ था। हालांकि इसमें कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, कोई अलग से बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को अवॉइड भी नहीं किया गया। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी, जिसका जवाब भी शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखकर दिया था, जिन्होंने जब PM मोदी ने उनको बधाई दी थी प्रधानमंत्री बनने के मौके पर। तो ऐसे में ये एक ऐसा मौका होगा जब दोनों प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे। ये फिलहाल कहना मुश्किल है कि कोई बायलैटरल होगी या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि दोनों जो प्रधानमंत्री होंगे एक ही मंच पर, एक ही छत के नीचे आमने सामने बैठे होंगे। और ऐसा भी होता है कि जो होस्ट कंट्री होती है उससे मिलने के लिए भी जो डिनर रखा जाता है होस्ट कंट्री की तरफ से, उसमें भी दोनों प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एक इवेंट होने वाला है अगले महीने उज़्बेकिस्तान में। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई सीधी बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले अगले 1 साल के अंदर, और तब तक शहबाज शरीफ भी नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा कोई कदम उठाए जहां पे उनके डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनके खिलाफ कोई मैसेज जाए। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत सोच समझ के वो कदम उठाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या पहल की जाती है, या अगर दोनों प्रधानमंत्री आमने सामने आते हैं तो इसमें कोई पेशकश आगे होती है। जी, एक बहुत अहम मौका होगा मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक के लिए, कि जैसे अभी हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव ये चल रहा है और ये ऐसा मौका होगा जब 75 साल पूरे हो रहे होंगे, और उसके ठीक 1 महीने के बाद यानी 15 और 16 सितंबर को ये उज़्बेकिस्तान में ये सरबराह इजलास होगा। तो पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी ये साल बहुत अहम हो सकता है। क्या इसके पस मंज़र में कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ पॉजिटिविटी दोनों तरफ से देखने को मिले? देखिए, फिलहाल किसी बात से इनकार तो नहीं किया जा रहा है।
हालांकि अभी तक क्योंकि अभी मीटिंग के शेड्यूल जो है वो अभी बहुत दूर है और ऐसे में ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि दोनों प्रधान मुलाकात को लेकर कोई कम्युनिकेशन बीच में है या नहीं। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, हमने ये भी देखा है कि रिलीजियस लेवल पे भी कि यहाँ से भी जत्था सिख श्रद्धालुओं का पाकिस्तान गया है। करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा वापस खोला गया। पाकिस्तान से जो जायरीन हैं वो हिंदुस्तान आए थे निजामुद्दीन दरगाह पर। लेकिन एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच में रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई है, लेकिन वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो मिलिटेंसी में कोई खास कमी नजर देखने को नहीं मिल रही है। वहां पे आज भी हमने देखा है कि किस तरह के अटैक राजौरी की तरफ आज जो किया गया है उसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इससे पहले कश्मीर में भी बड़गाम में जो एनकाउंटर किया गया एक नॉन टेररिस्ट को वहां उसका खात्मा वहां किया गया। तो ऐसे टेररिज्म को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज भारत के स्टैंड में बिल्कुल नहीं होगा और भारत अपना स्टैंड लगातार दोहराता आया है कि बातचीत के साथ साथ जो आतंकवाद है वो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हाफिज सईद के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक मुंबई हमलों को लेकर नहीं की गई है। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां पर दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा नॉर्मल सी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स और शहबाज शरीफ की सरकार आने के बाद। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के दौरान क्या इस तरह का कोई माहौल बनता है, कोई ऐसा जो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे फीलर्स आते हैं या भारत की तरफ से कोई फीलर्स जाते हैं जिससे दोनों प्रधानमंत्री की वहां पे मुलाकात हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शालिन तमाम जानकारी के लिए। तो एक काफी अहम ये मौका हो सकता है जब उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी जो वज़ीर आज़म हैं मौजूद होंगे, एक ही छत के नीचे होंगे, लेकिन इम्कानात रोशन ज़रूर हैं, क्योंकि जो स्टेप्स हालिया दिनों लिए गए हैं, जो सिग्नल्स महसूस किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मुस्बत ये मीटिंग भी शायद हो और हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि बाज़ाब्ता भी मुलाकात इन दोनों के दरमियान हो। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि क्या वजीर आजम को महंगाई नजर नहीं आती, बेरोजगारी नजर नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वजीर आजम मोदी काले कारनामों को छिपाने के लिए काले जादू की तरह बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे तोहम परस्ताना बातें करके वजीर आजम के ओहदे के वकार को मजरूह कर रहे हैं। वजीर आजम को अवाम के मसाइल का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि यह पार्टी काला जादू फैलाने का काम कर रही है। तो क्या है ये काले जादू का, यानी सियासत में काले जादू का क्या काम है, किस तरह के मामले को लेकर इस तरह की बात सामने आई और अब काले जादू वाले बयान या उस इल्जाम के बाद जवाब इल्जाम जो है या जवाब जो दिया है राहुल गांधी ने ट्विटर पर, उसका क्या मतलब निकलता है, इस बारे में हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ काजमी से जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक तरफ काले जादू जैसा एक प्रवर्ब इस्तेमाल करना वजीर आजम के जरिए से, निशाना कहां था, जगह पे लगा, राहुल गांधी की तरफ से जवाब भी आया। क्या समझा जाए, ये काला जादू सियासत में क्या खेल खेलेगा या खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा? अब विशाल देखिए, अब इस काले जादू का असर कितना होगा और ये कितना काला है और कितना सियाह है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि ये काला जादू फैला रहे हैं तो कांग्रेस जो है तिलमिला गई है और इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला किया और ये तक कह दिया कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। और उसके बाद अब कांग्रेस ने इसी काले जादू को लेकर एक पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना ली है। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई चौपाल वो तमाम विधानसभाओं में की जाएगी, हर मंडी में की जाएगी, हर बाजार में की जाएगी, जिसमें महंगाई को लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद
28 अगस्त को यहां दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। और इस महंगाई के हल्ला बोल के जरिए जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अग्निपथ योजना के जरिए जो कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही थी, वो कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, अग्निवीर योजना चलाकर कैसे वो युवाओं को ठग रही है, वो तमाम मुद्दे इस जो कांग्रेस की जो महंगाई चौपाल कहें 17 से 23 तक 7 दिनों के लिए, और फिर दिल्ली में जो 28 अगस्त को एक हल्ला बोल महंगाई हल्ला बोल रैली होगी, तो वो छाए रहेंगे। कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री ने जब काले जादू की बात की है तो कांग्रेस तिल मिला गई है और इस पर केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए अशरफ क्या इसका एक ये पहलू भी सामने नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से जो मुबस्सिरीन हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर अभियान चलाया और यहां तक कि मुल्क गिर सतह पर भी महंगाई के मुद्दे पर भी पहले भी कई बार इस तरह का कांग्रेस ने मुजाहिरा किया, लेकिन ये पहली बार है कि जो आखिरी जो अभी लास्ट वक्त में जो मुजाहिरा हुआ है, जिसमें बदाबता काले कपड़े पहनकर मेंबर पार्लियामेंट जो कांग्रेस के थे वो मुजाहिरा कर रहे थे, ये पहली बार है कि इस मुजाहिरे के बाद से नोटिस लिया गया है, जो कि आमतौर से बीजेपी के बड़े नेता इस पर नोटिस नहीं लेते थे। पहली बार हुआ कि अमित शाह साहब की तरफ से बयान आया, उन्होंने कैसे काले कपड़े को उस दिन से जोड़ा, राम मंदिर से जोड़ा, और फिर अब इस पर काले कपड़े पर जो है खुद वज़ीर आज़म एक तरह से इशारों में वो कह रहे हैं कि ये काला जादू है। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई कांग्रेस ने कुछ इस तरह की मतलब खलबलियत मचा दी है कि इसे नोटिस में लिया गया है इस मुजाहिरे को पिछली बार, और शायद ये इसी का नतीजा है कि कांग्रेस फिर कह रही है कि हम रैली करेंगे और मुल्क की सतह पर फिर से एहतजाज करेंगे महंगाई के नाम पर? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये जो 5 अगस्त को यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें काले कपड़े पहने थे राहुल गांधी समेत, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता जितने कांग्रेस के थे, सब काले कपड़ों में थे। तो इसी काले कपड़े के रंग को लेकर बीजेपी शुरू से कांग्रेस पर हमलावार है। चाहे तो उन्होंने वो कहा कि राम मंदिर का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये काला जादू है। तो कहीं ना कहीं से जो सरकार है या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो काले कपड़े को लेकर कहीं ना कहीं से अपने आप को भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि ये कहीं क्लिक ना कर जाए, जनता इनके साथ ना जुड़ जाए, तो उसको दबाने के लिए इस तरह की बात सरकार की तरफ से की गई। लेकिन इतना जरूर है कि काले कपड़े के जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, उसका असर जरूर होता जा रहा है। तभी तो कांग्रेस का जो है अब और ज्यादा व्यापक बड़े स्तर पर अपना महंगाई को लेकर पहले चौपाल करेगी और उसके बाद फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली कर रही है। तो इससे बहुत साफ जाहिर है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाह रही। महंगाई का मुद्दा वो उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, उसको उठा रहे हैं, बस में बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। तो इस सब चीजों को लेकर वो केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं, उनको के साथ अपने आप को जनता के साथ जोड़कर वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और यही एक वजह है कि केंद्र सरकार ने भी अपने आप को बैकफुट पर आते हुए इसको काले रंग को पहले अयोध्या में राम मंदिर से जोड़ा कि यह इसका विरोध कर रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये काला जादू है और उसके जरिए ये काला जादू फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो बहुत है कि जो आम लोग हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के साथ महंगाई और आम मुद्दों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जिसमें जीएसटी टैक्स दही की बात है, छाछ की बात हुई, जो पैक खाने हैं उस पे जीएसटी लग गया, तो वो दरें बढ़ गई, तो उसको आम लोगों की जेब पे जो असर पड़ रहा है, तो उसके जरिए वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसे आप ज्यादा व्यापक स्तर पर देखें तो अपनी जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है कांग्रेस, वो फिर से वापस पाने के लिए ज्यादा आक्रामक हो रही है। तभी तो पहले महंगाई चौपाल 7 दिनों के लिए 17 से 23 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा क्षेत्र में कर रही है, और फिर दिल्ली में 28 अगस्त को रामलीला के मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल का आयोजन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, इसका मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
मायावती भी इस हल्ला बोल रैली में शामिल होंगे। विशाल, बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो अशरफ काज़मी हमें बता रहे थे कि कांग्रेस ने भी शायद कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है कि 5 अगस्त को जो कांग्रेस का मुजाहरा हुआ था महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, तो इसका जो है लगता है कि जो मरकज की जो सरकार है, जो बीजेपी है, उसने भी इसे गंभीरता से लिया है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये वाला जो मुजाहरा था आखिरी वाला, ये कुछ काम कर रहा है, इससे शायद अवाम से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इसीलिए जैसा अभी अशरफ काज़मी ने बताया कि 1 हफ्ते का एक उनका कैंपेन चलेगा महंगाई चौपाल के नाम से तमाम विधानसभा हलकों में, और उसके बाद 28 अगस्त को एक बड़ी रैली वो करेगी कांग्रेस महंगाई को लेकर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंतखाबात के दौरान मुफ्त तहाइफ और तरगीबात के ऐलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है, लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हों उसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं है। उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त सहूलियात यानी फ्री बीज के मामले पर एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि चंद दिनों से जिस तरह से आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही है, इसकी शदीद मुखालिफत की जा रही है। इससे जहन में शक पैदा होता है कि इतना शदीद एहतजाज आखिर क्यों है, अचानक अवामी स्कीमों की मुखालिफत क्यों की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मरकज के पास पैसे नहीं हैं। बहुत अहम सवाल है जो केजरीवाल ने उठाया कि क्या मरकज के पास, क्या केंद्र सरकार के पास, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड्स की या पैसे की कमी है। और उन्होंने कहा क्या है, यह आपको सुनाता हूं। विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया। केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। और सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। सुशील, 2-3 बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बात हुई है, फ्री बीज को लेकर जो बात हुई है, इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंड है, और जो केजरीवाल साहब सवाल उठा रहे हैं कि क्या केंद्र के पास पैसों की कमी हो गई है, क्या केंद्र की तिजोरी खाली हो रही है, क्या कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या सामने है, आखिर क्यों इतना ज्यादा विरोध हो रहा है इन स्कीमों का जो मुफ्त स्कीमें हैं। सुशील, इस पर क्या कहेंगे आप। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है वो यही है कि जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में तमाम घोषणाएं करती हैं, वो घोषणाएं करना क्या सही है या नहीं, इस पर फिलहाल देश के प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हुए थे, उन्होंने फिर एक बार कहा कि जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में घोषणाएं करती हैं, उससे आने वाले समय में निश्चित रूप से आर्थिक संकट की तरफ देश जरूर बढ़ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ने ये जरूर कहा कि इस पूरे मामले में तमाम जो एजेंसियां हैं उनको एक साथ बैठकर चर्चा करनी होगी, और इसलिए फिलहाल एक आज केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूरी समस्या के निदान के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक याचिका दाखिल करके ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरह तमाम घोषणाएं की जा रही हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो फिलहाल सरकार का विषय है और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफियर ना करे और वो कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, चूंकि इस पूरे मामले में नीति आयोग और साथ ही साथ आरबीआई
सीबीआई के साथ साथ फाइनेंस कमीशन के लोग बैठकर कहीं ना कहीं चर्चा करें और ये बताएं कि क्या इस पूरे मामले में कोई कानून यानी कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कोई बदलाव किया जा सकता है या फिर नहीं। और इसी को लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इस दिशा में वो केंद्र सरकार को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं कि जिससे केंद्र सरकार कानून बनाए, लेकिन इस दिशा में जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में घोषणाएं करती हैं उससे कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर एक बड़ा असर पड़ता है। और इस फ्री की रेवड़ियां बांटने के पीछे की वजह और मंशा क्या है, क्या ऐसा करना आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य के लिए क्या सही है, देश की जनता के लिए क्या ये सही है, इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फिलहाल अब एक समिति बनाने की बात कही जा रही है जिसमें तमाम लोगों को शामिल करके इस समस्या से निदान की ओर बढ़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो याचिका है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करती है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि तमाम देश की जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनकी तरफ से कोई भी याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने कहा है कि चूंकि लोगों के फायदे के लिए या लोगों के लिए फ्री में तमाम चीजें देने के लिए जो घोषणाएं की जाती हैं वो सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार का दायित्व क्या ये है कि जो तमाम देश के लोग हैं उनके टैक्स मनी का पैसा इस तरह फ्री में लोगों को देना सही है? क्या इस दिशा में सरकार काम कर रही है कि जो वाकई जिनको घोषणाओं में और सरकार की तमाम सुविधाओं की आवश्यकता है क्या उनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? इन तमाम तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे इसलिए बढ़ रहा है कि जिस तरह तमाम राज्य ऐसे हैं जो जब चुनाव होता है उस समय फ्री में घोषणाएं देते हैं, फ्री में घोषणाएं करते हैं सामान देने के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो अंगूठी हो। इससे कहीं ना कहीं जो राज्य है या फिर केंद्र सरकार के जो खजाने हैं उस पर असर पड़ता है और इसी दिशा में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब आगे बढ़ रहा है कि फ्री में जो राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं तमाम सामान देने को लेकर उस पर किस तरह लगाम लगाई जाए और क्या ऐसा कोई ठोस कानून बनाया जाए कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल ये घोषणाएं करती हैं फ्री में रेवड़ियां बांटने की, क्या उस दिशा में कोई कानून बनाया जा सकता है आने वाले समय में या फिर नहीं? जी सुशील, एक बात यहां पर काफी अहम यह भी है कि ये जो भी कोई पार्टियां हो चुनाव से पहले तो वो सिर्फ वादे करती है कि अगर हम जीते तो हम आपको ये देंगे। जाहिर सी बात है वो तमाम पार्टियां तो सिर्फ वादे ही तो करती हैं जो चुनाव के पहले का मामला है। सारी की सारी पार्टियां तो रेवड़ियां बांटना शुरू कर नहीं देती। अगर वो चुनाव जीतकर आती हैं उसके बाद फिर उन पर डिपेंड करता है कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करती है कि नहीं करती हैं वो पार्टियां। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ये मैं आपसे अब एक पत्रकार और जर्नलिस्ट कैसे सवाल कर रहा हूं कि आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है वो वाकई उतना गरमाएगा जितना कि हम लोग समझ पा रहे हैं? चूंकि अलग अलग सियासी दल जो हैं वो पहले या बाद में वो इस तरह के वादे करते ही हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो आपको हम ये फायदे देंगे। जी देखिए, ये एक बड़ा विषय है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने अपनी बातें फिलहाल हलफनामे में कही है और उन्होंने ये कहा है कि चूंकि जब तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उस समय फिलहाल जब किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा होती है तो चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 191 के तहत ये पावर होता है कि अगर राजनीतिक पार्टियां किसी भी रूप से वित्तीय घोषणा करती हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग के पास पावर है। लेकिन किसी भी राज्य में अगर एक सरकार चुनकर आती है और उसके बाद वो किसी भी प्रकार से फ्री में सामान देने की घोषणा करती है तो उस पर चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस पूरी दिशा में कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक संशोधन करना होगा और एक ठोस कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो चुनाव आयोग का काम शुरू होता है, लेकिन जब एक चुनी हुई सरकार बन जाती है तो चुनाव आयोग का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ बार बार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि केंद्र सरकार कानून बनाने का पावर रखती है और अगर केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चुनाव आयोग आपका सुशील बहुत ही विस्तार से तमाम बातों को समझाने के लिए। तो इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है, हालांकि सवाल उठाने वाले ये सवाल भी उठाते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिनका हजारों लाखों करोड़ रुपया का कर्जा
माफ किया गया है या उसे एनपीए खाते में डाल दिया गया है, तो क्या उस पैसे को अगर हम गौर करें तो क्या वो आवाम के टैक्स का पैसा नहीं है? क्या उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या इस बारे में सरकारें जवाब दे पाती हैं? फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।